हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? अपने लोग क्या कर रहे हैं इस समय? ईएमआई के बारे में पढ़ रहे हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अपने लोग ऑलरेडी लास्ट टॉपिक में क्या कर चुके हैं? ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन एन एलआर सर्किट। आवाज बहुत बैठी पड़ी है तो फिर भी बढ़ानी पड़ेगी वीडियो, क्योंकि बच्चों की बहुत शिकायत आ रही है, सर आप वीडियो बहुत लेट कर रहे हो। तो ठीक है भाई, हम लगातार पोस्ट करने की कोशिश करेंगे, वीडियोस लगातार आएंगी आपके पास। तो आज भी एक नई वीडियो के साथ आए हैं। एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस इंडक्टर कितनी होती है? पहली बात तो ये नहीं समझ में आ रहा होगा यार, इंडक्टर के अक्रॉस कैसे एनर्जी आ सकती है? यार कैपेसिटर के अक्रॉस अपने लोगों ने एनर्जी पढ़ी थी ना, कितनी पढ़ी थी? तो कैपेसिटर के अक्रॉस जब भी अपने लोग बैटरी को लगाते थे तो याद करिए, चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाता था। और चार्ज डेवलप होने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होना शुरू हो जाती थी। तो बिल्डिंग अप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही थी। बेसिकली वहां पर एक काम करा जा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड को बिल्डअप करने के लिए। और वो पर्टिकुलर काम जो कर रहे थे वो एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता गया, जिसको नाम दिया गया हाफ सीवी स्क्वायर। और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कांस्टेंट हो जाती है और करंट फ्लो करना बंद कर जाता है। ये था इन केस ऑफ कैपेसिटर। इन केस ऑफ इंडक्टर क्या होता है? आपके पास इंडक्टर है, एक रेजिस्टर है और एक सेल लगा रखा है। यह है आपका एक स्विच। ठीक, जैसे ही इसको ऑन करते हो क्या करंट एकदम से राइज कर जाता है? नहीं, ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ग्रोथ में देखिए और डिके में देखिए, करंट ना तो एकदम से बढ़ता है ना एकदम से जीरो होता है। तो कौन रोकता है? तो ये सारा फड्डा पिछली वीडियो में है। तो रोकने वाला इंडक्टर होता है दोनों केसेस में। अब करंट को धीरे धीरे इसमें बढ़ाया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंडक्टर। करंट जब धीरे धीरे बढ़ेगा तो इंडक्टर के अक्रॉस की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो भी धीरे धीरे बढ़ेगी। इंडक्टर देखा जाए तो एक तरह से एक आपकी सोलेनोइड है। इसके क्रॉस की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी धीरे धीरे बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। फॉर्मूला आपको ये पता होगा। करंट बढ़ा तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ी। समझ भाई, सुनना है, ध्यान से सुनना है, पूरा का पूरा सुनना है, तभी फायदा होगा, वरना कोई फायदा नहीं है। ठीक है। अब करंट बढ़ाया धीरे धीरे, मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ी। उस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने में काम कौन कर रहा है? आपका सेल कर रहा है। ये क्या कर रहा होगा? उस बढ़ते हुए करंट को अपोज कर रहा होगा। तो ये भी एक अपनी एक बैटरी को प्रोड्यूस कर रहा होगा, मतलब अपने एक बैटरी की तरह बिहेव कर रहा होगा। करंट इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, करंट इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना? तो एक पर्टिकुलर ये आपका सोलेनॉइड या एक कॉइल या एक इंडक्टर उस समय एक बैटरी की तरह बिहेव करना भी शुरू कर देगा, जो इस बढ़ते हुए करंट को अपोज करने का काम करेगा। बिल्कुल। तो इसका एक अपना ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, हो जाना चाहिए, जिसकी अपने लोगों को वैल्यू भी पता है कितनी, एल डी आई अपॉन डी टी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये पर्टिकुलर ईएमएफ इसको अपोज करेगा, इसकी वजह से करंट मिलेगा, तो वो इंड्यूस करंट हो जाएगा, ये इंड्यूस करंट होगा। ये इंड्यूस करंट क्या करेगा? इस बढ़ते हुए करंट को अपोज करने का काम करेगा। बट अभी के लिए क्या हो रहा है? अभी के लिए तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जा रही है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने का काम तो यही कर रहा है। कौन है? आपका एक सेल ऑफ ईएमएफ ई। और सेल है इसका ईएमएफ कितना है? ई है। तो ये दो काम कर रहा होगा। एक तो करंट जा रहा है इंडक्टर के अक्रॉस, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। दूसरा ये करंट जा रहा है रजिस्टर के अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस की हीट एनर्जी डेवलप हो रही होगी। तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, आई स्क्वायर आर टी। तो बेसिकली ये दो काम कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहा है और रजिस्टर के अक्रॉस की हीट एनर्जी को बढ़ा रहा है। बट हमें बताया पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका करंट रहता है स्टडी। स्टडी करंट फ्लो करना शुरू कर जाता है एक टाइम के बाद। तो वो स्टडी करंट बोले तो एक मैक्सिमम करंट होता है, जिसकी वैल्यू अपने लोगों को पता है। ग्रोथ के फॉर्मूले में अपने लोगों ने देखी थी, ग्रोथ ऑफ करंट के फॉर्मूले में वो कितनी निकल के आई थी? आई नॉट इज इक्वल टू ई बाय आर। इस कंडीशन के बाद आपका ये सेल सिर्फ एक ही काम करता है, और वो भी क्या? थर्मल एनर्जी, बोले तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम। क्योंकि यह मैग्नेटिक फील्ड अब कांस्टेंट हो चुकी है, तो और काम नहीं करा जा सकता। पहले तो करंट बढ़ रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी, तो वो पर्टिकुलर बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर काम करा जा रहा था। तो एक मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी को स्टोर करा जा रहा था उस इंडक्टर के अक्रॉस। और जैसे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी तो एनर्जी भी वही की वही रुक जाएगी, उससे ज्यादा एनर्जी नहीं बढ़ेगी। तो देखा जाए, इसने दो काम करने इसने दो काम करने इस पर्टिकुलर ईएमएफ ने। एक मैग्नेटिक
फील्ड एनर्जी को स्टोर करवाया, एक मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी को स्टोर करवाया, क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी, तो बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर काम करा गया, तो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी को स्टोर करवाया इंडक्टर के अक्रॉस, ये इंडक्टर के अक्रॉस हुआ। और दूसरा रजिस्टर के अक्रॉस क्या काम करा गया, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करवाने का काम, दैट इज हीट एनर्जी प्रोड्यूस करवाने का काम करा गया। ठीक है भाई, सिंपल सा। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है तो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, जिसका दूसरा नाम होता है मैकेनिकल एनर्जी। ये भी ध्यान रहे, इसका दूसरा नाम होता है मैकेनिकल एनर्जी। एक बार शॉर्टकट में देखते हैं फिर से क्या होगा। करंट बढ़ेगा, बढ़ते हुए करंट को ये अपोज करेगा अपने एक इंड्यूस करंट की वजह से, तो इसके क्रॉस एक ईएमएफ सेटअप हो जाएगा। उस ईएमएफ को मैंने एक सेल या बैटरी की तरह शो करवा रखा है, जिसका ईएमएफ कितना होगा, एल डी आई ओवर डी टी। बढ़ता हुआ करंट एक मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम तक, जब तक स्टेडी करंट की कंडीशन नहीं आती तब तक उसके अक्रॉस एक एनर्जी पैदा होती रहेगी। उस एनर्जी को नाम दे दिया मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। बट जैसे ही करंट कांस्टेंट हो जाएगा, फिर आफ्टर आफ्टर स्टडी कंडीशन, आफ्टर स्टडी कंडीशन, स्टडी करंट क्या होगा, स्टडी करंट के बाद क्या होगा, सारा का सारा काम ये रजिस्टर के क्रॉस करेगा बस, और थर्मल एनर्जी को प्रोवाइड करवाने में, सारा का सारा काम किसके क्रॉस करेगा, रजिस्टर के क्रॉस करेगा, किसको प्रोवाइड करवाने में, थर्मल एनर्जी को प्रोवाइड करवाने में। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बट उससे पहले जो काम हुआ है हमें वो तो पता करना है ना, कितना हुआ है हमें वो पता करना पड़ेगा। तो पता करने के लिए हम क्या करते हैं, किरचॉफ्स लगा लेते हैं, ए बी सी डी ए। तो लूप लिया, लूप क्या लेते हैं, चलो लूप ले लेते हैं। यहां से कितना, ए से गए डी, डी से गए सी, सी से गए बी, और बी से दोबारा ए। और हमें पता है हम केवीएल लगाने जा रहे हैं, वोल्टेज रूल, जिसमें क्या होता है, समीशन ऑफ ऑल द वोल्टेजेस क्या होती है, जीरो होती है। समीशन ऑफ ऑल द वोल्टेजेस क्या होती है, जीरो। ठीक, सारे के सारे वोल्टेजेस जितने भी दिखेंगे इसमें सबको जीरो करते रहना। तो पहले मैं गया ए से डी, करंट की डायरेक्शन ये है ना, ठीक है। ए से डी, ए से डी गया, पॉजिटिव का टर्मिनल दिखा तो क्या करा, ई लगा दिया, प्लस का ई लगाऊंगा। फिर गया डी टू सी, डी टू सी कुछ नहीं है डी टू सी में। फिर गया सी टू बी, सी टू बी में एक रजिस्टर लगा हुआ है आर नाम का, करंट इसमें फ्लो कर रहा है आई नाम का। तो आई इंटू आर आपके पास यहाँ पर एक वोल्टेज का ड्रॉप होगा, बट कैसा होगा, माइनस का होगा। क्यों माइनस का होगा, क्योंकि लूप जा रहा है सी टू बी, करंट आ रहा है बी टू सी, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। फिर ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो बैटरी डेवलप हो रखी है उसके नेगेटिव टर्मिनल को जाके अपने लोग क्या कर रहे हैं, एनकाउंटर कर रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल को। ठीक है, तो इसलिए आ गया माइनस का एल डी आई ओवर डी टी। तो सारे के सारे वोल्टेजेस का सम करने के बाद क्या मिला, जीरो मिला। ठीक है, तो क्या करते हैं यहां से, देखो ध्यान से, E इज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी प्लस का आई आर। यहां से डी टी को एलसीएम लेकर इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, ई डी टी इज इक्वल टू एल डी आई प्लस आई आर डी टी। अब क्या करना है, कंप्लीट इक्वेशन को आई से मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बाय आई, आई से मल्टीप्लाई करना है, करंट है, करंट आई से मल्टीप्लाई करा तो क्या मिलेगा, ई आई डी टी इज इक्वल टू एल आई डी आई प्लस आई स्क्वायर आर डी टी। अब सिंपल सा काम रह गया इंटीग्रेशन करने का। ठीक, कहां से कहां तक, जीरो से लेकर टी तक, टाइम है जीरो से लेकर टी तक, और जीरो टाइम पर करंट भी जीरो होगा, तो मैक्सिमम किसी टाइम डी पर करंट आपका आई हो चुका होगा। ठीक है, ये क्या है, दिख रहा होगा कुछ आपको, I इंटू डी टी, क्या होगा, कोई चार्ज है डी क्यू, और ये क्या है, ये तो पोटेंशियल है। ठीक, अब आपने एक फॉर्मूला तो सुना ही हुआ है, पोटेंशियल V इंटू चार्ज Q क्या होता है, वर्क डन होता है, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो दिस इज बेसिकली व्हाट, द टोटल वर्क डन किसके बराबर होगा, इसका करते हैं इंटीग्रेशन। तो L तो आ गया बाहर, I का इंटीग्रेशन आई स्क्वायर अपॉन टू, तो क्या मिलेगा, हाफ एल आई स्क्वायर प्लस, इसका करोगे तो ये क्या है, आई स्क्वायर आर टी। तो आई स्क्वायर आर टी क्या होती है, आई स्क्वायर आर टी,
आई स्क्वायर आर टी तो आपके पास थर्मल एनर्जी होती है, आई स्क्वायर आर टी तो थर्मल एनर्जी होती है। तो दिस इज बेसिकली व्हाट द एनर्जी अक्रॉस रेजिस्टर एंड दिस विल बी व्हाट द एनर्जी अक्रॉस इंडक्टर। तो इंडक्टर के अक्रॉस की एनर्जी कितनी मिली, U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, अगर आपको इंडक्टर के अक्रॉस की एनर्जी चाहिए तो आप इस डेरिवेशन को फॉलो कर सकते हो। ऐसा डेरिवेशन आपको एससी और में मिल जाएगा इजिली, ठीक है, आप वहां से कॉपी कर सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आया तो, ठीक है। बट मैंने उसमें तो और शॉर्टकट दे रखा है, तो मैंने फिर भी आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताया है कि ये कैसे आया। उसके बाद आपने आई से मल्टीप्लाई करा, तो उसमें ये सब आपका मिसिंग है, आप देख सकते हो फिर भी, ठीक है। तो आपके पास टोटल एनर्जी जो है क्रॉस इंडक्टर आई, वो किस फॉर्म में आई, वो एक मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में आई जिसको मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कहा जाता है। कैपेसिटर के क्रॉस की एनर्जी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और रजिस्टर के क्रॉस की एनर्जी को क्या कहा जाता है, हीट एनर्जी। तो प्लीज ये तीनों एनर्जीज को अगर कंपेयर करने के लिए कभी भी आ जाए तो आप इजिली कर सकते हो। इंडक्टर के क्रॉस की एनर्जी होती है मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, कैपेसिटर के क्रॉस की एनर्जी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और रजिस्टर के क्रॉस की एनर्जी होती है हीट एनर्जी। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, अगला जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो और इंपॉर्टेंट है, वो है एनर्जी डेंसिटी इन एन इंडक्टर। एनर्जी की डेंसिटी के बारे में पता करना है इंडक्टर के केस में, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, एनर्जी डेंसिटी, energy density in an inductor. ओके, तो अगर मैं इंडक्टर की बात करूं, दिस इज व्हाट एन इंडक्टर, है ना। कोई करंट आई पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंडक्टर कितनी होगी, ये हमें पता है। क्या फॉर्मूला होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हमें ये भी पता है भाई, इसका एक अपना इंडक्टेंस होता है, सेल्फ इंडक्टेंस जिसको आप कहते हो, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो L विल बी इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल, सॉरी ए अपॉन एल, दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 2। ए यहाँ पर एरिया हो गया इस पर्टिकुलर एक टर्न का, अगर इसका रेडियस r होगा तो इसका एरिया कितना होगा, तो ए विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एल क्या हुआ, एल आपकी लेंथ हो गई इंडक्टर की, एल आपकी इंडक्टर की लेंथ हो गई। एन क्या हुआ, एन आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो स्मॉल एन क्या हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसको आप कुछ ऐसे भी लिखोगे, कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इनटू एल। तो आप यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हो स्मॉल एन इनटू एल को, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी, एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल स्क्वायर, ए की जगह पाई आर स्क्वायर, अपॉन में आ गया एल, तो एल इससे एक से कैंसिल हो जाएगा, तो एल की वैल्यू क्या बचेगी, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो बेसिकली ये क्या दिख रहा है, एरिया, और ये क्या दिख रही है, लेंथ। तो आपको एरिया इंटू लेंथ पता है क्या होती है, वॉल्यूम, तो आप सिंपली यहाँ पर वॉल्यूम भी लगा सकते थे, तो आप लिख सकते हो म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, दिस इज व्हाट द इंडक्टेंस। एक फॉर्मूला आपको और दिख गया ना। अब आपको एनर्जी डेंसिटी पता करनी है, तो एनर्जी तो पहले पता करो। तो एनर्जी का तो हमें फॉर्मूला पता ही है, एज एनर्जी, ये अलग से है, ठीक है, एज एनर्जी इज गिवन बाय यू इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। तो यहां पर आपको क्या करना है, पहले तो इस एल का फॉर्मूला पुट कर देना है। तो मैं जैसे एल का फॉर्मूला पुट करूंगा, ध्यान से देखो क्या मिलता है, हाफ एल की जगह आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर, ठीक है, म्यू नॉट एन स्क्वायर, आई स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है, और साथ में आ गई वॉल्यूम, साथ में आ गई वॉल्यूम। तो मैंने एल का फॉर्मूला क्या पुट करा था, म्यू नॉट एन स्क्वायर वॉल्यूम, म्यू नॉट एन स्क्वायर वॉल्यूम, ठीक है। अब मुझे यार इस फॉर्मूले को यहाँ फॉर्म करना है, इस फॉर्मूले को, ठीक है। म्यू नॉट एन आई कंप्लीटली कवर हो जाए, जिसकी जगह मैं बी रखूं, ना तो एन रहे ना आई रहे। तो क्या करा आपने लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में, ध्यान दीजिएगा, म्यू नॉट से मल्टीप्लाई, म्यू नॉट से डिवाइड करा, बाकी सारा टर्म जो ये वाला था वो एज इट इज लिख दिया, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम वी। इधर आपके पास टोटल एनर्जी है और हमें एनर्जी डेंसिटी चाहिए।
एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है एनर्जी डेंसिटी, और इसको रिप्रेजेंट करा जाता है स्मॉल यू के साथ। तो इधर देखो वॉल्यूम इधर ले आऊंगा तो कैपिटल यू अपॉन कैपिटल वी मिला जो कि स्मॉल यू के बराबर होगा, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। बाकी का टर्म देखो हाफ एज इट इज म्यू नॉट, हाफ के साथ लगा दिया इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट का स्क्वायर एन आई। तो बेटा म्यू नॉट का भी स्क्वायर होगा, एन का भी स्क्वायर है, आई का भी स्क्वायर है, तो इसको होल स्क्वायर में पुट कर सकता हूं मैं, बिल्कुल। तो म्यू नॉट एन आई क्या हुआ, म्यू नॉट एन आई हो गया बी। तो आपको स्मॉल यू क्या मिलता है 1/2 ऑफ म्यू नॉट इंटू बी का स्क्वायर। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर एनर्जी डेंसिटी। तो ये आपके पास एक एनर्जी डेंसिटी का भी फॉर्मूला सामने आ गया। इसका भी बहुत बड़ा रोल है। ईएम वेव्स जब अपने लोग करेंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी अपने लोगों ने कैपेसिटर के टर्म से पढ़ी थी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो वैसे ये मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी के लिए फॉर्मूला है। ये दोनों के दोनों यूज होंगे आपके ईएम वेव्स में, ठीक है। तो स्टार्ट करें कुछ न्यूमेरिकल्स इन टॉपिक्स के ऊपर। तो न्यूमेरिकल्स के ऊपर आते हैं डायरेक्टली। बड़े सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल करवाऊंगा पहले, ठीक है, फिर थोड़ा सा लेवल हाई कर देंगे, एकदम से नहीं करेंगे, ताकि आपको भी पता चले यार क्या कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। कैलकुलेट एनर्जी स्टोर्ड, एक मिनट बाहर कर चेंज कर ले क्वेश्चन नंबर, ठीक है। कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड across inductor of 50 Henry of 50 Henry या 50 milli Henry when a 2 ampere current flows across it, when a 2 ampere current flows across it। जब 2 एम्पियर्स का करंट 50 मिली हेनरी इंडक्टर के क्रॉस फ्लो कर रहा है तो आपको उसके क्रॉस की एनर्जी पता करनी है भाई। तो सोल्यूशन सीधा सीधा, एनर्जी का फॉर्मूला पहले तो आपको बताओ, हाफ एल आई स्क्वायर। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए एल और आपको चाहिए आई। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आपको एल गिवन है, तो कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस इंडक्टर ऑफ 50 मिली हेनरी। तो 50 मिली हेनरी क्या हो गया, आपके पास एल हो गया। तो मेन काम क्या है यहाँ पर, मिली हेनरी को कन्वर्ट करना है हेनरी में। तो 50 इंटू 10 टू द पावर -3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हेनरी में कन्वर्ट हो चुका है। आई की बात करें तो आई कितना 2 एम्पियर्स, तो 2 एम्पियर्स को पुट करा। तो अब इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर दीजिए। तो एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एल की जगह 50 इंटू 10 टू द पावर -3 और आई की जगह आ गया 2 का स्क्वायर। तो मिल जाएगा 50 को इससे अगर आप कर देते हो तो 50 रहने दो, 10 टू द पावर -3 इंटू 4, 4 टू जा, तो सॉरी 2 टू जा 4 होता है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर -3, दैट इज 0.1 जूल्स। क्लियर। तो ये आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन जो अपने लोगों ने कर लिया, ठीक है, किसके अक्रॉस का, एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस इंडक्टर का। अब क्या पता करना है भाई, अब एनर्जी फिर से पता करेंगे, बट थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में। ट्विस्ट बताता हूँ क्या। क्वेश्चन बहुत अच्छा अच्छा है। क्वेश्चन जितने आपको मिलेंगे एस सी वर्मा के मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस, क्वेश्चन नंबर 2, अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस कितना 1 हेनरी and a resistor of 100 ohms is connected across a 10 volt battery, a 10 volt battery. Find find the energy across the inductor, find the energy across the inductor at टाइम t इज इक्वल टू 10 मिली सेकेंड। तो किसी टाइम t पर जब 10 मिली सेकेंड हो चुके हैं तब आपको पता करना है इंडक्टर के क्रॉस की एनर्जी कितनी है एट टाइम t इज इक्वल टू 0 आफ्टर द स्विच वाज ऑन,
स्विच ऑन करने के 10 मिली सेकंड के बाद आपको ये पता करनी है एनर्जी कितनी है। भाई मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में कहा, पहला काम एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी का फॉर्मूला तो हो एटलीस्ट। इतना होने से ही आपको देखो आईआईटी में तो जीरो ही है अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला लिख के आए थे और आपको लगता है आंसर मिल जाएगा। नहीं, मैं एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू पहले बात कर रहा हूँ। एटलीस्ट एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू आप अगर एनर्जी का फॉर्मूला लिख के आ जाते हो तो कुछ ना कुछ नंबर आपको मिलने के चांसेस है, अगर आपको इसका सोल्यूशन नहीं आता। बट कंपटीशन में तो जीरो है, और गलत करके आगे कुछ और टिक करके आगे तो माइनस हो जाएगा एक और, नहीं तो 4 तो उड़े ही उड़े हैं आपके तो, वरना और 5 हो जाएगा टोटल। तो क्या करना है, एल तो सर पता है, क्या आई नहीं निकल सकता? तो कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, यहां पर आई निकालने के लिए ई अपॉन आर कर सकते हैं। तो ई आपके पास 10 है, आर आपके पास 100 है, तो कुछ बच्चे कर सकते हैं ये। बट मेरे लाल पिलो, ये आपका जो आई है ये कौन सा करंट है जो आप यहां निकाल रहे हो? ये तो पीक करंट है, मैक्सिमम करंट, जब करंट स्टडी हो जाता है। बट हमें ये तो ना बोला कि 10 मिली सेकंड पर करंट स्टडी हो चुका है, हमें थोड़ा ना बताइए। तो हमें तो पहले 10 मिली सेकंड का करंट पता करना पड़ेगा। तो स्विच ऑन करने के बाद करंट क्या करता है, बढ़ता है। बढ़ता है तो किस में जाएंगे, ग्रोथ में जाएंगे, ग्रोथ ऑफ करंट इन एन एल आर सर्किट। ओके सर, आई गॉट इट, है ना? तो ग्रोथ के लिए फॉर्मूला क्या होगा करंट का? फॉर्मूला तो आपको पता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। मुझे यहाँ टाइम की वैल्यू पता है, टी इज इक्वल टू 10 मिली सेकेंड्स। मैं आई नॉट की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, देखो ध्यान से, ई बाई आर 10 अपॉन 100 आ गया, आई नॉट भी आ गया, आई नॉट भी आ गया मेरे पास, तो भाई 0.1 है। फिर मैं टाओ की वैल्यू और पता कर लूं तो मुझे स्मॉल आई मिल जाएगा, और वो स्मॉल आई आया होगा 10 मिली सेकेंड्स का, मैं उसको यहाँ पुट कर दूंगा, मुझे एल की वैल्यू पता है, मेरा काम हो जाए। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको यहां से टाओ की वैल्यू निकालनी है। अब ग्रोथ वाला अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए टाओ निकालने के लिए, क्योंकि टाओ का सिंपल फॉर्मूला होता है एल अपॉन आर, दैट इज इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। तो टाउ इज इक्वल टू एल अपॉन आर, एल की वैल्यू कितनी, एल की वैल्यू यहाँ पर 1 और आर की वैल्यू कितनी 100, तो ये भी आ गया 10 मिली सेकेंड्स, ये भी आ गया 10 मिली सेकेंड्स। टाउ की वैल्यू भी कितनी आ गई, 10 मिली सेकेंड्स। तो आप यहाँ से इजिली आई की वैल्यू पता कर सकते हो। तो आई नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस 10 अपॉन 10 मिली सेकेंड्स है, तो कट जाएगा आपस में, तो क्या बचेगा, आई नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन ई। अब ग्रोथ वाले में मैंने आपको बताया था 1 अपॉन ई क्या होता है, 0.37 होता है, पुट करोगे तो 0.63 मिल जाएगा, तो 0.63 आई नॉट, आई की वैल्यू 0.63 आई नॉट। तो 0.63 आई नॉट को कहाँ पुट करना है, यहाँ पुट कर देना है। तो एनर्जी के लिए हाफ, एल की जगह 1, आई नॉट की जगह, सॉरी आई की जगह 0.63 आई नॉट का होल स्क्वायर। भाई देखो मुझसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, मैंने पहले बोल दिया है, आई नॉट की वैल्यू 0.1 इंटू 0.1, मैं ना कर रहा सॉल्व, आप ही करोगे। तो जो जो कर रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है यार, मुझे एटलीस्ट ये तो पता चले यहां तक मेरी वीडियो किसने देखी है। तो आप लोग एक काम कर सकती हो, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि मुझे ये एहसास हो जाए कोई तो है बच्चा जो मेरी ये वीडियो देख रहा है। अगर आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डाल दो, बहुत आसान होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपको खुद दे रहा हूं करने के लिए, आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। अब अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 4 हेनरी है, रजिस्टर 1 ओम है, और इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 60 वोल्ट मान लो। फाइंड द पावर, अब पावर पता करेंगे, पावर अक्रॉस द इंडक्टर एट टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकंड्स, 4 सेकंड्स। अब तो द स्विच वॉज ऑन, वीडियो को पॉज करिए, प्लीज ट्राई करिए, पता चले कितने लोग कर रहे हैं खुद। चलिए कुछ लोगों ने ट्राई करा होगा, तो अगर ट्राई करा है तो कमेंट बॉक्स में आपका आंसर पहले ही आ जाना चाहिए मेरे से। पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वाई स्क्वायर। हो गया, कुछ बचा ही नहीं अब तो यार, कुछ बचा ही नहीं अब। नहीं सर, आर पता है, आई थोड़ा ना पता है। अब आई फिर से उस मेथड से मत निकाल देना यार, मैंने आपको बोला है ये आई नॉट होता है मैक्सिमम करंट आफ्टर स्टडी कंडीशन। तो जरूरी थोड़ी है 4 सेकंड्स के बाद, या वो स्टडी कंडीशन आ चुकी है नहीं, तो हम स्टडी कंडीशन के लिए क्या करेंगे,
सॉरी, इस टाइम t इज 4 सेकंड्स के लिए क्या करेंगे, पहले आई निकालेंगे। तो आई क्या फॉर्मूला होता है, आई नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। अब इसमें आई नॉट की वैल्यू तो पता है ई बाय आर, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ में क्या आपको ई पता है, बिल्कुल पता है, कितना है 60 वोल्ट्स। आर पता है, बिल्कुल पता है, कितना है आर, कितना है 1 ओम। ठीक है, स्मॉल टी पता है, बिल्कुल पता है 4 सेकंड्स। टाउ मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको निकलवाना सिखाया, कितना होता है एल अपॉन आर। तो एल की वैल्यू कितनी, एल की वैल्यू कितनी 4, आर की वैल्यू कितनी 1, तो ये भी कितना है 4 सेकंड्स। तो टी और टाउ तो सेम आ गए, इसको यहाँ पुट करोगे तो आई की वैल्यू कितनी आ जाती है, ए की वैल्यू 60 अपॉन 1, 1 माइनस ए की पावर -1, तो 60 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ई, तो कितना आया 60 इंटू 0.63, यही आई की वैल्यू। इस आई को यहाँ पुट करेंगे तो ध्यान से देखिए, पावर की वैल्यू आ जाती है 60 इंटू 0.63 का हो जाता है होल स्क्वायर, और इंटू आर की वैल्यू जो कि 1 है। मैं ना सॉल्व कर रहा भाई, ना मुझसे होना, आप ही करोगे, आप ही करोगे इसको तो सॉल्व। ठीक है, तो भाई मैं आपको इतना बता दूंगा कमेंट बॉक्स में, जब आप करोगे इसका आंसर लिखना, मैं आपको बता दूंगा कि ये सही है या गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छे हैं क्वेश्चन सारे एससी वर्मा के, इधर उधर से तो हम कुछ करवाते नहीं है। जब आपके पास एससी वर्मा हो तो आप एससी वर्मा ही लगाएं, और नहीं हो तो प्लीज खरीद लीजिए, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, अब क्या करना है अपने लोगों ने, क्वेश्चन है आ 12 वोल्ट बैटरी is connected across a resistor of 6 ohms and inductor of 10 Henry. 10 Henry, ठीक है, and a steady condition is maintained and a steady current flows and a steady current flows। ठीक है, अब इसमें क्या है, उन्होंने बोल रखा है कि इस समय स्टडी करंट फ्लो कर रहा है, कहने का मतलब इंडक्टर के अक्रॉस इस समय कोई भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही होगी, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने बोल रखा है। तो बोला गया देन फाइंड द ईएमएफ induced across inductor, EMF induced across इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस का आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ पता करना है। इफ द स्विच was suddenly opened in 2 मिलीसेकंड, 2 मिलीसेकंड के अंदर स्विच को बंद कर दिया गया, 2 मिलीसेकंड के अंदर स्विच को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। आपको ये पता करना है ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। ट्राई करेंगे, कर सकते हो तो भाई, 2 मिलीसेकंड के अंदर स्विच को बंद कर दिया और ईएमएफ का पता करना है कितना इंड्यूस हुआ। तो देखिएगा जरा कैसे करेंगे। ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, एल डी आई अपॉन डी टी, माइनस का साइन के साथ। ठीक, तो एल की तो वैल्यू पता है हमें, क्या होती है एल की वैल्यू, ध्यान से देखिए, कितनी लिखिए 10 हेनरी, ना ये 10 मिली हेनरी, इसको 10 मिली हेनरी लीजिए, बहुत ज्यादा हो जाएगा 10 हेनरी। ठीक है, 10 मिली हेनरी। ठीक, अब डी आई ओवर डी टी क्या है, ध्यान से देखो, डी आई ओवर डी टी क्या है, आई टू माइनस आई वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, यही होना चाहिए, फाइनल माइनस इनिशियल। अब अगर मैं I2 की बात करूं तो I2 मतलब 2 मिली सेकेंड्स के बाद जो आपका फाइनल करंट होगा I2 आफ्टर t इज इक्वल टू 2 मिली सेकेंड्स, दैट इज आफ्टर T2 की जो वैल्यू है, जब आपका I2 होगा वो 0 हो चुका होगा। T1 की वैल्यू जब 0 सेकंड रही होगी तब आपका जो I1 होगा वो कितना रहा होगा, तो उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, स्टडी कंडीशन थी तो I नॉट I1 के बराबर रहा होगा। तो E की वैल्यू कितनी है 12 वोल्ट्स, R की वैल्यू कितनी है 6, तो मिल गया होगा 2 वोल्ट्स। तो यहाँ से आपके पास I1 भी है, T1 भी है, I2 भी है और T2 भी है। इसको यहाँ पुट करोगे
तो I2 की वैल्यू आ जाती है 0 माइनस I1 की वैल्यू आ जाती है 2 अपॉन T2 की वैल्यू आ जाती है 2 मिली सेकेंड्स, टेन टू द माइनस 3 आ जाएगा यहाँ पर, और माइनस T1 की वैल्यू आ गई 0। तो क्या मिला, माइनस 10 टू द पावर प्लस 3 डी आई ओवर डी टी की वैल्यू आई एम्पियर पर सेकेंड माइनस का। तो पुट करेंगे ईएमएफ की वैल्यू कितनी, एल आपके पास है माइनस का 10, माइनस एन पहले से बाहर था, ठीक है, माइनस का 10 मिली हेनरी, तो 10 टू इंटू 10 टू द माइनस 3 हो गया ये, ठीक है, ये हो गया 10 टू द माइनस 3, ओके, ठीक, इंटू डी आई ओवर डी टी कितना, माइनस साइन हो गई तो 10 टू द पावर 3 भी हो गया, तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 10 वोल्ट्स, क्या आ जाएगा 10 वोल्ट्स। तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा 10 वोल्ट्स हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों ने और लगाने हैं। ग्रोथ और डिके के वीडियो में मैं क्वेश्चंस नहीं करवा पाया था, तो मैंने सोचा था कि अपने लोग इंडक्टर की जब एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी के बारे में पढ़ लेंगे तब उसके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे थे वो लगवा देंगे, तो वो मैंने लगवा दिए। तो ग्रोथ ऑफ करंट के ऊपर जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो पिछले 2 क्वेश्चंस कराए वैसे आते हैं, आपको वैसी ही प्रैक्टिस करनी है। तो वो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो प्लीज लाइक करा करो यार, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक्स अ लॉट।